ठंड में गरीब बहू का पेड़ घर ससुराल। अरे बहू, सुबह हो गई है, देख बाहर भी ठंड बहुत पड़ रही है, जरा एक कप और चाय बना दे बहू। एक तो घर में अभी दूध भी नहीं है और माँ जी को इतनी ठंड में एक और कप चाय पीनी है। अब इनके लिए एक कप चाय बिना दूध के कैसे बनाऊं? बहू, चाय बन गई क्या? नहीं माँ जी, वो घर में दूध नहीं है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं चाय के लिए दूध मंगवा सकूं। अब मैं क्या करूं? इतनी ठंड में पहले ही गौरी के पति भीम को दिहाड़ी का काम नहीं मिलता है। वहीं भीम दोनों सास बहू की बात सुन लेता है और मन ही मन में सोचता है, मैं कितना नकारा बेटा हूँ। एक तो इतनी ठंड पड़ रही है और माँ को चाय पीनी है और मैं एक कप चाय के लिए दूध भी खरीद कर नहीं ला पा रहा हूँ। ये कैसा अन्याय है भगवान कि मैं अपने घर वालों की जरूरत को भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अरे सुनिए जी, घर में कुछ भी खाने पीने को नहीं है, आप कुछ राशन ले आइए ताकि हमारे परिवार को भोजन मिल सके, बच्चों को भी भूख लग रही है। अरे गौरी, तुम्हें पता तो है कि मुझे मौसमी रोजगार मिल रहा है जिसमें काम होने पर ही गांव वाले काम देते हैं, बाकी टाइम कुछ काम नहीं मिलता है। मैं रोज काम की तलाश में जाता तो हूँ, पर न जाने क्यों मेरी दुर्दशा देखकर ही मुझे कोई भी काम पर नहीं रखता है। थोड़ा भी इन गांव वालों को तरस नहीं आता है मुझ पर। बेटा, अपना घर कैसा हो रहा है, बहुत टूट रहा है। मुझे तो डर है कि किसी दिन ये गिर ना जाए और कुछ अपशगुन ना हो जाए। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी लगता है किसी दिन ये अपना घर गिर जाएगा। बस किसी को कुछ ना हो जाए, रक्षा करना प्रभु हमारी। हाँ पिताजी, घर तो टूट रहे हैं, मुझे भी दिख रहा है, पर मैं क्या करूं। एक तो मैं अकेला कमाने वाला हूं, घर में ऊपर से घर के खर्चे भी पूरे नहीं होते, और तो और मुकेश भी कुछ भी नहीं कमाता है अभी। अरे बेटा, मैं तुझे अभी बनवाने को नहीं कह रहा हूँ, मैं तो तुझे आगाह कर रहा हूँ कि थोड़ा तू पैसा बचा कर रख ताकि इस घर की मरम्मत करा सके। दादी दादी, मुझे भी नए स्वेटर चाहिए। मेरे दोस्त नेहा के पास भी नए स्वेटर है। आज वो मुझे चिढ़ा रही थी, इतनी ठंड है और मेरे पास ऐसी फटी हुई स्वेटर है। हाँ बेटा, गुड़िया रोती क्यों है? तुझे एक नई स्वेटर तेरे पापा जरूर ला कर देंगे, बस तू इस स्वेटर को थोड़े दिन और पहन ले। थोड़े दिन का क्या मतलब होता है? मैं तो पिछले कई सालों से यही स्वेटर पहनती आ रही हूँ ना। अरे गुड़िया, दादी का कहना है कि बस कुछ दिन और पहन ले, फिर इसी साल तुझे एक नई स्वेटर ला कर दे देंगे। बस ठीक है गुड़िया? हाँ माँ ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। गौरी मन में सोचती है, एक तो घर भी टूट रहा है, किसी दिन ढह जाएगा, ऊपर से बच्चों के खर्च भी पूरे नहीं हो रहे हैं। नेहा, मेरी माँ ने कहा है कि वो मुझे स्वेटर ला कर देगी। हाँ हाँ, तेरी माँ ने तुझे फिर से बेवकूफ बना दिया, हर साल की तरह। अरे तुम तो गरीब हो, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? मेरी माँ झूठ नहीं बोलती है। जाओ कुट्टी, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ। क्या हुआ गुड़िया, आप रो क्यों रही हो? माँ, नेहा ने मुझे चिढ़ाया और कहने लगी कि तेरी माँ ने तुझे हर बार की तरह बेवकूफ बनाया है, वो तुझे न्यू स्वेटर नहीं दिलाएगी, और मैं उससे कट्टी करके आ गई। अरे बेटा, नेहा की बात पर विश्वास करके तुम रोने भी लग गई हो अब। लाओ भाभी, जोरों की भूख लगी है, खाना दे दो मुझे फटाफट से। देवर जी, आप थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे हैं ना, आपको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? आप कहीं पर ट्राई क्यों नहीं करते हैं? एक तो पहले ही परेशानी है, ऊपर से हम ऐसे रह रहे हैं। अरे भाभी, क्या हो गया है आज? तुम इतना क्यों भड़क रही हो? आज तक तो तुमने मुझे कभी ऐसा नहीं कहा। देवर जी, आप देख नहीं रहे हो कि घर की हालात भी बहुत ही गंभीर है, ऊपर से खाने पीने के भी लाले पड़े हैं और बच्चों की अलग नई नई स्वेटर की डिमांड आ रही है। ऐसे में क्या करूं मैं? मुझे गुस्सा आ रहा है। अच्छा भाभी, बस इतनी सी बात है, ठीक है, मैं कुछ देखता हूँ काम भी। उन दिनों गांव में जाड़ा बहुत भयंकर पड़ा था, चारों ओर बस ठंड का कहर था। एक रात जब हवा जोर जोर से चलने लगी तो मिट्टी का घर ऊपर से टूटा, चारों ओर दरारें। रात लगभग 2 बजे अचानक तेज आवाज हुई, धड़ाम। अरे रे, ये क्या हो गया है? एक तो इतनी ठंड है और ऊपर से घर की दीवारें टूट गई। भीम के पिताजी ने कब से बोला था कि घर टूटने जैसा हो रहा है, लेकिन मेरे दोनों नालायक बेटों ने उनकी एक नहीं सुनी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे बच्चों को ये टूटी दीवार ही लगनी थी क्या? और इतने में गौरी घबरा गई और रामविलास घबराहट के मारे चिल्लाने लगा, अरे बचाओ बचाओ, अरे बचाओ, दीवार गिर गई रे, अरे छप्पर गिर गया रे, ये भगवान ये क्या हो गया, कोई तो हमारी मदद करो। एक तो ठंडी है, ऊपर से सर से
छत भी चली गई। कोई तो हम पर दया करो, हमें बचाओ, अरे हमें आसरा दो। बच्चे रोने लगे। गरीब ससुराल वाले चिंतित हो उठे। गांव वाले बाहर आए पर किसी ने मदद नहीं की। अरे भाई, ये लोग तो अपशकुन हैं। जहाँ रहते हैं वह मुसीबत आ जाती है। देखो देखो गरीब परिवार को, इन्हें हमारे गांव में रहना था, अब आएगा मसा, तो देखते हैं ये अब कहाँ जाता है। अरे काकी जी, ये क्या कह रही हो तुम? हम गरीबों का मजाक उड़ा रही हो तुम शायद भूल गई हो, जिसका कोई साथी नहीं होता उसका भगवान होता है। अब हम कहाँ जाएंगे इतनी रात में? हमारा गुजारा कैसे होगा? एक तो ठंड भी बहुत ज्यादा है और ऊपर से सर पर कोई छत भी नहीं है और ना ही तन पर कोई गर्म कपड़ा। इतनी रात हो गई है, कोई हमारे साथ भी नहीं है और हमें यहाँ गांव में कोई आसरा नहीं देखा। हम लोग जंगल की ओर ही चलते हैं। जंगल में? अरे भाभी, वहाँ तो बहुत सारे जानवर होते हैं, हम कैसे जाएंगे वहाँ पर? मुझे तो बहुत डर लग रहा है जंगल में जाने से। अगर हम वहाँ गए और हमें कुछ हो गया तो? अरे नहीं चमेली, तुम गलत सोच रही हो। मैंने देखा है जंगल से गुजरते चरवाहों को, वो लोग रात गुजारने के लिए पेड़ों की टहनियों पर वो अपना आसरा बनाते हैं। अरे भाभी, हमें जंगल में जानवरों से खतरा हो सकता है। अब हमारे पास जंगल के अलावा कोई दूसरा विकल्प है नहीं और जंगली जानवर अंदर घने जंगलों में होते हैं। हम अभी तो जंगल के बाहरी भाग में ही प्रवेश करेंगे। धीरे धीरे हमें जंगल के नियम भी समझ आने लगेंगे और फिर हम जंगल में अच्छे से रहने लगेंगे। हाँ बेटा चमेली, गौरी बहू सही कह रही है। एक तो इतनी रात हो रही है, ऊपर से हमारी दयनीय स्थिति को देखकर इतनी ठंड में हमें गांव में तो कोई सहारा नहीं देगा। हम जंगल ही चलते हैं। ठीक है पिताजी, अब जंगल जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। आधी रात ठंड से कांपते हुए सभी एक दूसरे की बात से सहमत हो जाते हैं और थोड़ा बहुत सामान बांधकर जंगल की ओर निकल पड़े। मैं सामान उठा लेता हूँ। चलो बच्चों, मेरे साथ आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ लो। ठीक है बुआ, ऐसे मुझे बहुत ही ठंड लग रही है। हाँ बेटा गुड़िया, बस हम जंगल की ओर ही जा रहे हैं, वहाँ तुम्हें कम ठंड लगेगी। वहीं पूरा परिवार चला जा रहा था और उनके पैरों के नीचे ठंडी मिट्टी उनके दर्द को और गहरा कर रही थी। करीब 1 घंटे का सफर तय करते हुए ठंडी रात में जंगल पहुंच जाते हैं। मैं कुछ लकड़ियाँ और पत्ते लेकर आती हूँ, जिसे जलाकर शरीर को थोड़ी गर्माहट मिलेगी। लो भाई, सुबह हो गई, देखो जंगल की सुबह कितनी अच्छी है। चिड़िया चहचहा रही है, किसी का शोर नहीं, आनंद भरी सुबह, जहाँ बस हमारा परिवार है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। देखो तो जरा, जंगल में सुबह की हल्की धूप निकल रही है। ये धूप ऐसी लग रही थी मानो जैसे इस बेरहम ठंड में किसी ने औषधि लगाकर जीवन दान दे दिया हो। गौरी ने गहरी सांस ली और फिर बोली, हिम्मत रखिए आप सब लोग, ईश्वर ने हमें रात भर बचा लिया है, अब आगे भी सब ठीक ही करेगा, मुझे पूरा भरोसा है। भाभी, इसी पेड़ पर हम एक पेड़ घर बना लेते हैं, नीचे जानवरों का डर रहेगा और हम लोग ऊपर पेड़ घर में सुरक्षित रहेंगे और कोई जानवर यहाँ तक प्रवेश भी नहीं कर पाएगा। ठीक कह रहे हो बेटा मुकेश, ऊपर ही हमारे लिए पेड़ घर में घर बना लेते हैं, ये हमारे और बच्चों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से भी सही रहेगा। ठीक है पिताजी, आप जैसा कहें। और फिर पेड़ पर ऐसे ही पेड़ घर बनाने का काम शुरू हुआ। मैं सूखे पत्ते लाती हूँ और घास फूस भी। मैं पीपल के पेड़ की जड़ से रस्सी बुनती हूँ और मैं लकड़ी काट कर लाता हूँ और मैं टहनियों को रस्सी से बांधता हूँ। ऐसे पूरे दिन में एक छोटा सा पेड़ घर तैयार हो गया। रात को जब वो सब पहली बार पेड़ घर में सोए तो गौरी ने इतनी ठंड से बचने के उपाय किए। पेड़ घर के इस कोने में चूल्हा बना लेती हूँ और पूर्व दिशा में सभी सो जाएंगे। साथ ही साथ खाने के लिए कुछ फलियां रख देती हूँ ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। भाभी, बिस्तर का क्या करोगी आप? चलो चमेली, हम जंगल से थोड़ा सूखा घास ले आते हैं। सूखा घास? वो किस लिए? पेड़ घर में जमीन पर बिछाने के लिए। ऐसे भूखे घास को गौरी ने जमीन पर बिछाया और उस पर पुरानी साड़ी डाल दी, जिस पर सब लोग पेड़ घर में सो जाते हैं और सबका ठंड से बचाव हो जाता है। माँ, मुझे इतनी ठंड में जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना माँ, और मुझे बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही है। एक तो मेरा स्वेटर हर जगह से फटा हुआ है। हाँ बेटा, इतना बड़ा जंगल है, मैं कुछ देखती हूँ जहाँ पर शायद कुछ खाने को मिल जाए। अब भाभी, पेड़ घर में हम ठंड से कैसे बचेंगे? पत्तों की आड़ में धूप भी नहीं आ पाती है यहाँ पर। ये कैसी विडंबना में डाल दिया भगवान। घर ना रहा, ना कपड़े रहे, ऊपर से इस जंगल में बहुत ठंड भी है। कुछ तो उपाय करना होगा मुझे। हाँ भाभी, कुछ तो सोचो। इतनी ठंड में ठंडी हवा के कारण मोहन की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और गौरी फूट फूट कर रोने लग जाती है।
क्या हुआ गौरी, तुम रो क्यों रही हो? और मोहन का शरीर इतना ठंडा क्यों हो रहा है? हम जंगलों में इतनी ऊंचाई में पेड़ घर पर रह रहे हैं, लगता है मोहन को ठंड लग गई है। और तो और उसके पास अच्छी स्वेटर भी नहीं है जिसके कारण उसका शरीर गर्म रह सके। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना, कहीं उसे कुछ हो ना जाए, वरना मैं क्या करूंगा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं मेरे बेटे को ठीक ही करके रहूंगी। और फिर गौरी ने गिलोय लाकर उसका रस अपने बेटे को पिला दिया। गौरी आसपास से लकड़ी और सूखे पत्ते लेकर आती है, जिसे जलाकर मोहन के पास में एक अंगीठी में रख देती है। गौरी लकड़ी का बुरादा उसमें बार बार डालती रहती है और मोहन को अपने आंचल से सुला लेती है। और सुबह होते ही वो सबसे पहले ठंड से बचने के लिए जुगाड़ में लग जाती है। वाह भाभी, आपने तो सच में कमाल कर दिया है। गौरी ने जंगल की मजबूत छाल से रेशा निकालकर धागा जैसा बनाया और धीरे धीरे ये बेलों की मदद से सरल कपड़े और थैले बुनने लगी। और ऐसे ही सबके लिए स्वेटर बनाने का जुगाड़ भी कर लिया और मोहन को स्वेटर पहनाई। माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, मुझे कुछ चटपटा खाना है। माँ, बेटा तेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ चटपटा तो नहीं खिला सकती, पर रुक मैं जंगल जाकर कुछ लाती हूँ जिससे कि तेरी तबीयत ठीक हो जाए। रुको भाभी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ ताकि हम दोनों साथ में सामान उठाकर आसानी से ला सके। गौरी जंगल में जाती है और थोड़ी दूर पहुंचते ही उसे घने जंगल में कुछ अन्य मीठे फल मिल जाते हैं, जिन्हें तोड़कर वो अपने पेड़ घर में ले जाती है और मोहन को दे देती है। मोहन इसे खाकर अच्छा महसूस करता है और कहता है, माँ, अब से ये जंगल के फल रोज खाया करूंगा। पेड़ घर ऊपर डालियों पर बना होने के कारण कल रात मुझे और मोहन को नीचे बनी छोटी झोपड़ी में सोना पड़ा। ऐसे तो मेरे बच्चे और बीमार हो जाएंगे। मुझे अब कुछ तो करना पड़ेगा जिससे कि पूरा परिवार आराम से रह सके। अरे भाभी, इन पक्षियों को देखिए, आप ठंड से बचने के लिए इन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना घोंसला बना रखा है। देखिए जरा, चिड़ियों ने अपने लिए पेड़ को काट कर अंदर रहने के लिए अपना आसरा बनाया है। क्यों ना हम भी अपने लिए पेड़ों की जड़ों के अंदर अपना एक पेड़ का घर बना ले, ताकि हम भी जंगली जानवरों से बचकर रह सके। अरे वाह चमेली, तुमने तो क्या आइडिया दिया है इससे। तो हम और भी सुकून से रह सकते हैं बिना किसी जानवर के खौफ के, और हमारा पेड़ घर हमें सुरक्षित भी रखेगा और कोई जानवर हमारे आसपास भी नहीं आएगा। पूरा परिवार चमेली की इस बात से सहमत होते हुए खुश होकर पेड़ों की तने के भीतर अपना पेड़ घर बनाते हैं। वहीं दोनों भाई मिलकर तने को कुल्हाड़ी से खोदने लगते हैं और अपने रहने के लिए जगह बनाते हैं ताकि बाहर से कोई जानवर प्रवेश न कर पाए। तो लकड़ी का एक दरवाजा भी पेड़ घर के बाहर बनाकर लगा देते हैं। क्योंकि पेड़ घर इतना बड़ा नहीं होता, जिसके कारण पेड़ घर में पूरे परिवार को बहुत एडजस्ट करके रहना पड़ता है। ठंड से बचने के लिए पेड़ घर की जमीन घर पर घास की पुआल बिछा देती हूँ, जिससे कि पेड़ घर भी गर्म होगा और सबको इतनी समतल जगह पर सोना भी नहीं पड़ेगा। और हम लोगों के पास स्वेटर भी कम है, तो ऐसे ही थोड़ी राहत मिलेगी। और भी पुआल इकट्ठा कर लूंगी जिससे कि रोज हमारा पेड़ घर गर्म रह सके। ऐसे ही गौरी अपने गरीब ससुराल वालों को ठंड से बचाने के लिए पेड़ घर के अंदर ही अंगीठी में लकड़ी जला देती है, जिससे कि पूरे ससुराल वाले को ठंड नहीं लगती है। लेकिन ठंड का पता तब तक नहीं चलता जब तक कि अंगीठी में आग जलती है। भाभी, हमारे पास रहने के लिए तो पेड़ घर मिल गया है, लेकिन अब खाने का क्या करेंगे? अब कहाँ से भोजन की व्यवस्था करेंगे? रोज तो फल खाए भी नहीं जाते हैं मुझसे, और यहाँ जंगल में राशन भी नहीं है हमारे पास। हमें तो पानी लेने भी बहुत दूर जाना पड़ता है। हाँ चमेली, तुम सही कह रही हो। पेड़ घर से रहने का आसरा तो हमें मिल गया है इतनी ठंड में, और यूं फल खाने से तो कुछ नहीं हो रहा है। हमें भोजन की आवश्यकता भी है। हाँ भाभी, अब क्या करेंगे? गौरी खाने की खोज में जंगल के और भीतर जाती है और अचानक से उसे एक शेर दिख जाता है। क्या हुआ भाभी, आप इतना हाफ क्यों रही हैं? मैंने जंगल में शेर देखा। अच्छा हुआ कि उसने मुझे नहीं देखा, वरना आज मैं यहाँ नहीं होती। दोनों की बात सास सुन लेती है और कहती है, हे भगवान, तुम ठीक तो हो ना गौरी बहू? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? जंगल के भीतर कौन आता है? हाँ माँ जी, मुझसे गलती हो गई है, मैं अभी ठीक हूँ। आगे से मैं जंगल के भीतर नहीं जाऊंगी। जंगल में कुछ चरवाहे बाजार जाने के लिए वही जंगल से ही गुजरते हैं, जिनके पास बाजार में बेचने के लिए सामान होता है, जिसे देखकर गौरी एक चरवाहे को रोककर बोलती है, अरे भैया सुनिए, तो मेरे परिवार ने ठीक से कुछ नहीं खाया है और हम लोग कुछ दिनों से यहीं इस जंगल में पेड़ के घर में रह रहे हैं। हमारे पास अभी तक कुछ काम भी नहीं है। कृपया करके आपके पास जो सामान है वो थोड़ा दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा।
चरवाही ने गौरी की बात सुनकर उस पर दया करके उसके पास जो आटा सब्जी और दूध होता है उसी में से वो थोड़ा थोड़ा फ्री में ही दे देता है। आज तो चरवाहे ने मुझे फ्री में आटा सब्जी और दूध दे दिया, परंतु रोज रोज कोई नहीं देगा। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, वरना इतनी ठंड में मेरा पूरा परिवार भूख से बिलखता रहेगा। चलो भाभी, अब जो सामान हमें चरवाहे ने हमें मुफ्त में दिया है उससे हम अपने पेड़ घर में बैठकर खाना बनाएंगे। हाँ चमेली, चलो पहले अपने पेड़ घर में हम लोग चूल्हा तो बना लेंगे, परंतु पेड़ घर में चूल्हा बनाना इतना आसान नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे भाभी? पेड़ घर होने के कारण मिट्टी का चूल्हा साधारण नहीं बन सकता था। धुआं आराम से निकल जाए ऐसा चूल्हा पेड़ घर बनाना था। वहीं गौरी नदी के किनारे की चिकनी मिट्टी इकट्ठा करती है और उसे पत्तों और रेशों के साथ मिलाकर मजबूत गाढ़ा तैयार करती है। फिर पेड़ घर के तने के सहारे लकड़ियों का एक छोटा सा पाइप बनाया जिसमें से सारा धुआं बाहर की ओर आसानी से निकल जाएगा। अरे वाह भाभी, आपने तो जुगाड़ कर दिया है, सच में आपको तो मानना पड़ेगा। अब चूल्हा बनने के बाद गौरी खाना बनाने की तैयारी शुरू करती है। परिवार में सबसे ज्यादा मेहनती अगर कोई था तो वो गौरी ही थी। उसके पति भीम का काम ढंग से नहीं चलता था, कभी दिहाड़ी मिलती कभी नहीं। घर में कमाने वाला कोई स्थिर नहीं था, इसी वजह से गरीबी जैसे परिवार से चिपक कर बैठ गई थी। हमें क्या करूं गौरी, मुझे तो रोज का रोजगार भी नहीं मिल पाता है। अब हम कैसे अपना इस जंगल में गुजारा करेंगे? गांव वाले पहले ही ज्यादा काम नहीं देते थे, अब हम जंगल में रहने लग गए हैं तो कोई काम नहीं देता है। अब लोग हमें जंगलिया परिवार कहते हैं। हार मत मानो, कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे भी पहुँचेंगे। ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो बिना कुछ वजह कुछ नहीं करता, बस थोड़ा सब्र कीजिए। लेकिन भीम अंदर से टूट रहा था। कभी कभी वो अकेले जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाता तो कभी यूं ही जंगलों में घूमता रहता। फिर चुपचाप गौरी उसके पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ, ये उदासी से क्यों बैठे हो? और ये उदासी आपके चेहरे पर? कुछ नहीं, बस सोचता हूँ कि तुम्हें कितनी तकलीफ दे रहा हूँ। मैं मर्द होकर भी लाचार हूँ, कितना बेबस, इतना बेबस तो मैं कभी नहीं हुआ। सुख दुख में साथ निभाना ही विवाह है। तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो, हम साथ हैं तो सब कुछ सही है। जंगल में रहकर एक नई समस्या शुरू हुई। काम कहाँ से मिलता? भीम को गांव वाले पहले ही ज्यादा काम नहीं देते थे। पेड़ घर तो बन गया, जंगल में रहने के कारण अब भीम को कोई काम नहीं दे रहा था, और जब भीम गांव जाता तो लोग भीम को काम देने से इनकार कर देते थे। अरे जंगल में पेड़ घर में रहने लगे हैं, इनके घर में अपशकुन है, कौन देगा काम इनको? हैं? अब तो तुम दूर दूर रहते हो और तुम्हारा क्या भरोसा है कि तुम रोज इतनी दूर से गांव तक आ भी पाओगे? और तो और तुम्हारे शरीर में ताकत भी है इतनी जो काम कर पाओगे? भीम चंपू काका की बात सुनकर टूटने लगा। दिन भर यूं ही पेड़ के नीचे बैठा मिट्टी के ढेले तोड़ता रहता। फिर गौरी ने एक दिन उससे कहा, अगर सब कुछ खो भी जाए ना तो इंसान की हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। हिम्मत ही है जो उसका सहारा बनती है, और तुम तो मेरे पति हो, ऐसे कैसे बैठ सकते हो तुम? गौरी क्या करूं, कहीं काम नहीं मिल रहा है और तुम हिम्मत रखने की बात करती हो। गौरी कहां से लाऊंगा मैं इतनी हिम्मत? अब मुझसे यूं ये सब देखा नहीं जाता है। खुद अपना काम ढूंढ लेते हैं और अपनी ढाल खुद ही बन जाते हैं। जैसे पेड़ घर बनाया था वैसे कुछ और भी करते ना। अपना काम खुद ढूंढेंगे तो हमें पैसे कौन देगा? अरे मेरा मतलब है कि खुद ब खुद काम करते हैं और उससे ही कमाते हैं। हाँ भैया, भाभी सही कह रही हैं। एक दिन मुकेश लकड़ी बांधते हुए बोला, भाभी जंगल में बहुत कुछ मिलता है, लकड़ियां, औषधियां, फल सब शहर में बिकते हैं। तो क्यों ना हम इन्हें बेचने का काम शुरू करें? सबको विचार पसंद आया। अगले ही दिन मुकेश एक गठरी लेकर आया जिसमें सूखी लकड़ियां थी। भाभी ये बेची जाए तो पैसा मिलेगा? और ये पत्ते की सहायता से मैं पत्तल बना सकती हूँ जो कि शहर के लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये इको फ्रेंडली भी होती है। हम तुलसी, आंवला और जड़ी बूटियां इकट्ठी करते हैं। अगले ही दिन सबने पेड़ घर से ही जंगल में अलग अलग काम करना शुरू किया और सबने काम बांट लिया। मैं बांस की लकड़ियां और महुआ इकट्ठा करके लाता हूँ, और भैया मैं लकड़ी काटकर फिर उसे लकड़ी का गठरी बनाकर बाजार में बेचने चला जाऊंगा। वहीं गौरी पत्तल के डोंगे और लकड़ी का छोटा मोटा सामान बनाती है, और सास ससुर जड़ी बूटियां, जंगल के फल इकट्ठा करते हैं, और चमेली गुड़िया और मोहन को संभालती है। तो चलिए भीम जी, नई शुरुआत करें हमारे जीवन की। हाँ,
हाँ भाई चलो, आज से नई शुरुआत। सभी सामान को इकट्ठा करके भीम और गौरी शहर की ओर अपने पेड़ घर से निकल जाते हैं। शुरुआत में बहुत कम पैसा मिलता है। पहला दिन 35 रुपए, तो दूसरा दिन 55 रुपए, तो तीसरा दिन 70 रुपए। लेकिन परिवार ने हिम्मत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे गौरी की बनाई पत्तलें इको फ्रेंडली होने के कारण बहुत मशहूर होने लगी। तो वहीं लोग कहते, इस औरत का नाम बहुत साफ है। कुछ महीना और देखो तो जरा कैसे अपने गरीब ससुराल की ढाल बनकर खड़ी है। मानना पड़ेगा, सब कुछ खो जाने के बाद भी पाने की कोशिश करना ही बहुत साहस का काम होता है। एक दिन शहर से एक व्यापारी जंगल में आया। उसने गौरी की पत्तलें देखी और प्रभावित होकर बोला, अरे भाई, बहुत बढ़िया काम है तुम्हारा। तुम्हारी बनाई हुई पत्तल मुझे बहुत पसंद आई है और इसकी शहर में बहुत ज्यादा डिमांड भी है। क्या तुम हर हफ्ते 100 पत्तलें बनाकर मुझे दे सकती हो? हाँ साहब, कोशिश करूंगी। मैं जरूर बना दूंगी। आपका काम हो जाएगा, निश्चिंत रहिए आप। देखो, मैं सिर्फ 750 रुपए में सौदा करूंगा। क्या मंजूर है तुम्हें? 750 कम नहीं होते हैं। पन्नालाल को पत्तल के ऑर्डर के लिए हाँ कर देती हूँ। और फिर गौरी पन्नालाल को इस सौदे की रजामंदी दे देती है। यह परिवार के लिए पहली बड़ी कमाई थी। अब रोज का पेट भर रहा था। बच्चों को चप्पल मिली, ससुर को दवा मिली, सास ने एक नई कंबल ली और सबसे बड़ा बदलाव यह था कि भीम के चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान लौटी। सुनी जी, अभी भी हम इतना अच्छा नहीं कमा रहे हैं जिससे हमारे पूरे परिवार का खर्चा आराम से निकल जाए। हफ्ते के 750 ही रुपए कमा रहे हैं। क्यों ना हम लकड़ी की सहायता से कुछ आर्टिफिशियल चीजें बनाएं और खुद बाजार में जाकर बेचें, ताकि हमारी इनकम और अच्छी हो जाए। पेड़ घर में कब तक एडजस्ट करके रहेंगे? हमें यहाँ से जल्द बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि पेड़ घर में हम ठंड और गर्मी में नहीं रह पाएंगे। बारिश में तो पेड़ घर में रहना मुश्किल ही होगा। हाँ गौरी, तुम सही कह रही हो। हमें लकड़ी की सहायता से आर्टिफिशियल चीजें बनाकर बाजार में बेचना चाहिए और ऐसी चीजें बाजार वालों को बहुत पसंद भी आती हैं। और हाँ, तुमने सही कहा, हम ज्यादा समय तक इस पेड़ घर में नहीं रह सकते और हफ्ते के 700 रुपए से हमारा गुजारा नहीं होगा। हमें कुछ तो और शुरू करना ही होगा। इस प्रकार से भीम और गौरी बांस की लकड़ी की मदद से बहुत सुंदर टोकरी बनाते हैं और लकड़ी से कई तरह के खिलौने बनाकर बाजार में बेचते हैं, जिसे देखकर बाजार के लोग बहुत आकर्षित होते हैं और उनकी बनाई हुई चीजों को खरीदते हैं, जिससे कि उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होती है। अरे वाह गौरी, हमारी बनाई हुई चीज तो यूं बिक रही है। सच में तुमने सही कहा था। बाजार के लोगों को ये बहुत पसंद आई थी है। सब कुछ तुम्हारी वजह से ही सही हो रहा है। ये लो, सभी पैसे भी तुम रखो। तुमसे ही हम सब हैं। हाँ, ये हमारी उम्मीद की रोशनी की तरह है। अब हम पैसा जमा करके जल्द ही गांव में अपना घर बनाएंगे। और हाँ, आप सबसे मैं ही हूँ। गांव वाले अब धीरे धीरे बदलने लगे थे। गौरी और भीम की मेहनत की मिसाल देने लगे थे। जो लोग पहले कह रहे थे जंगलिया परिवार, अब वही लोग कहते, अरे मेहनत तो इनसे सीखो। जंगल में भी इतनी इज्जत कमा ली कि शहर के लोगों को इनकी बुनाई हुई चीजें पसंद आ रही हैं और डिमांड भी आ रही है। अरे हाँ भाई, हम सब तो इनका मजाक ही उड़ाते रह गए और इन्होंने अपने पेड़ घर से ही अपना व्यापार शुरू कर दिया और जिससे अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। वाह भाई वाह। गौरी अब गांव की महिलाओं को भी पत्तल बनाना सिखाने लगी थी और अपने इस पत्तल के काम को बड़े स्तर पर करने लगी थी। चमेली को पढ़ाई फिर से शुरू कराई गई। वहीं मुकेश को जड़ी बूटियां बेचने का छोटा ठेला मिल गया। परिवार बदल रहा था। संघर्ष जो पहले बोझ था अब ताकत बन चुका था। 6 महीने बाद परिवार के पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि वो फिर से गांव में घर बनाने का सपना देख सके। बहू, क्या अब हम गांव लौट सकते हैं? पेड़ घर छोटा होने के कारण रहने में थोड़ी तकलीफ होती है। हाँ बाबूजी, अब हमारा भी एक घर होगा, वो भी मजबूत घर, और अब हम शान से वहाँ रहेंगे। भीम और मुकेश ने ईंटें, बांस, लकड़ी खरीदना शुरू किया। गांव के 2 लड़के मदद करने आ गए। चमेली ने मिट्टी साफ की, गौरी ने आंगन बनाया और 2 महीने बाद एक नया मजबूत पक्का घर बनकर तैयार हो गया। वहीं लोग जो पहले ताने मारते थे अब कहते, अरे इन लोगों की नजर उतारो, कैसे उठ खड़े हुए। जब परिवार नए घर में प्रवेश करने लगा तो गौरी ने आंसू पोंछते हुए कहा, ये घर सिर्फ दीवारों से नहीं, हमारे संघर्षों से बना है, जिसका इंतजार हम कई वर्षों से कर रहे हैं। सास सावित्री बोली, तू बहू नहीं, हमारे परिवार की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। तुमने ही मुझे फिर से इंसान बनाया है, जीना सिखाया है, वरना मैं तो उम्मीद ही खो चुका था। पर तुम मेरे साथ रही हमेशा। अब सुकून से हम सभी लोग रहेंगे।
ये पेड़ घर हमारा शत्रु नहीं था, यह हमारी परीक्षा थी। अगर मैंने इस संघर्ष से लड़ना सीखा नहीं होता तो शायद जिंदगी आज इतनी अच्छी न होती। पेड़ घर को वो लोग छोड़कर नहीं गए। कभी कभी पूरा परिवार वहां जाता, बैठता और पुराने दिनों का शुक्र मनाता। पेड़ अभी भी वहीं खड़ा था, जैसे उस परिवार का पहरेदार। और इस तरह एक गरीब परिवार जिसने ठंड, भूख, बुरे वक्त और तानों की मार झेली थी, मेहनत, एकता और उम्मीद के सहारे अपनी किस्मत को खुद बदलकर वापस अपने गांव में सम्मान से रहने लगा। मुसीबतें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर परिवार साथ हो और हिम्मत न टूटे तो पेड़ पर बना छोटा घर भी एक दिन महल बन सकता है।